वेलकम स्टूडेंट्स। अब आपका स्वागत है आरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। होप यू गाइज आर वेल। अच्छा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और आप पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी का। मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया आपको कि किस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर हमने एनाटॉमी के अंदर प्रारंभिक दो संरचनाएं आहार नाल की देख चुके थे, मुख और मुख गुहा। अब चलते हैं वहाँ से आगे। मुख गुहा आगे की ओर सतत हो जाती है एक कीपनुमा संरचना में, और वो कीपनुमा संरचना कहलाती है ग्रसनी। इंग्लिश में कहते हैं फेरिंग्स। तो नंबर 3 हमारे पास आता है ग्रसनी, फेरिंग्स। ग्रसनी जो है यह एक प्रकार की अवतरित संरचना है जो मुख गुहा में चबाए हुए भोजन को हमारे आमाशय की ओर धकेलती है। इस कीपनुमा संरचना में एक अनुदैर्ध्य पट पाया जाता है, और ये जो अनुदैर्ध्य पट है यह इस ग्रसनी को दो भागों में विभाजित कर देता है। ये अनुप्रस्थ पट कहलाता है वेलम पैलेटाइन, अर्थात इस वेलम पैलेटाइन नामक पट द्वारा ग्रसनी दो भागों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार देखें तो ये जो हिस्सा है ये ग्रसनी है। यहाँ पर ये अनुप्रस्थ पट उपस्थित है वेलम पैलेटाइन, और इस पट के द्वारा ग्रसनी दो भागों में विभाजित है। नासिका की ओर वाला ये तालु है, तो ये नासिका वाला भाग, ये मुख गुहा वाला भाग। नासिका की ओर वाला जो भाग है ये कहलाता है नासाग्रसनी, नेसोफेरिंग्स, और मुख की ओर वाला भाग है यह कहलाता है मुख ग्रसनी, अर्थात ओरोफेरिंग्स। इसके अलावा इस ग्रसनी वाले भाग में अधर क्षेत्र की ओर, अर्थात ये हमारा अधर भाग है, इस अधर क्षेत्र की ओर एक द्वार पाया जाता है जिसे कहा जाता है घाटी द्वार। इंग्लिश में कहते हैं गैलेट। ये जो घाटी द्वार है इस पर एक पेशियों से निर्मित अनुप्रस्थ पट अर्थात ढक्कन पाया जाता है, और इस ढक्कन को बोलते हैं घाटी ढक्कन, यानी कि एपिग्लोटिस। ये जो एपिग्लोटिस है पूर्ण रूप से उपास्थियों से निर्मित संरचना होती है, और उपास्थिल संरचना ये जो है ये भोजन के निगलते समय श्वसन नाल अर्थात श्वास नली को अवरुद्ध कर देता है। अर्थात जब हम भोजन निगलते हैं तो ये श्वास नली को ढक देता है, अर्थात ये एक ट्रैफिक पुलिसमैन का कार्य करता है। इसे ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। ये घाटी ढक्कन भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ये जो क्रिया है ये एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया है। जैसे ही निगलन प्रारंभ होता है भोजन का, उसी समय घाटी ढक्कन श्वास नली को क्या कर लेता है, अवरुद्ध कर देता है। इससे यह श्वास नली में भोजन के कणों को जाने से रोकता है। इस प्रक्रिया को हम कई बार इस प्रकार भी देखते हैं कि जब हम किसी से बातें करते वक्त या किस और दिमाग में अगर सोच रहे हैं और उस वक्त अगर हम भोजन को निगल लेते हैं तो ये कई बार ढक्कन अपना कार्य पूरी तरह से नहीं कर पाता और भोजन का कोई कण हमारी श्वास नली में चला जाता है, और उस वक्त फिर हमें खांसी आती है, और वो खांसी तब तक बनी रहती है जब तक कि वो भोजन का कण बाहर ना निकल जाए। तो इस प्रकार ये प्रतिवर्ती क्रिया से अनुबद्ध उपास्थि से निर्मित एक ढक्कन रूपी संरचना है जो घाटी ढक्कन कहलाता है। अब यहाँ पर अगर आगे चलें हम तो यहाँ पर ग्रसनी में एक और स्थिति है जिसे कहते हैं यूस्टेकियन नलिका के छिद्र।
ये जो यूस्टेकियन नलिका है, ये नलिका कर्ण से प्रारंभ होती है। मध्य कर्ण से ये नलिका एक ओर से इधर और एक तरफ से इधर से निकलकर ग्रसनी के दोनों अनुप्रस्थ भागों पर खुलती है। अर्थात कर्ण का संबंध ग्रसनी से पाया जाता है। आपने कई बार महसूस भी किया होगा छात्रों कि जब हम कान में कोई दवाई डालते हैं इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, तो वो आपको गले में जाकर हल्की सी कड़वाहट देती है। वो इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि कर्ण का संबंध किससे होता है? ग्रसनी से। और कर्ण का संबंध ग्रसनी से कराने वाली है यूस्टेकियन नलिका। ये दोनों ओर जाकर यूस्टेकियन नलिका के छिद्र होते हैं जो ग्रसनी में पाए जाते हैं। अर्थात मध्य कर्ण का संबंध यूस्टेकियन नलिका द्वारा ग्रसनी से होता है। कार्य क्या है इसका? ये यूस्टेकियन नलिका जब आवाज़ का दबाव मध्य कर्ण में अत्यधिक हो जाता है तो कान का पर्दा क्षतिग्रस्त ना हो जाए, इसके लिए ये नलिका उस दबाव को ग्रसनी में स्थानांतरित कर देती है और इस प्रकार ये कर्ण का दबाव संतुलित अवस्था में बनाकर कान के पर्दे की अर्थात टिम्पैनिक झिल्ली की सुरक्षा करती है। तो यहाँ यूस्टेकियन नलिका के छिद्र भी हैं जो जोड़ी में उपस्थित होते हैं। तो ये है आपकी ग्रसनी। ग्रसनी नीचे की ओर इस प्रकार सतत हो जाती है एक और नलिका में, जो हमारा चौथा भाग है उसे कहा जाता है ग्रसिका। इंग्लिश में बोलते हैं ईसोफेगस। दोस्तों, ग्रसिका जो है वो एक ऐसी संरचना है जिसमें कोई पाचक ग्रंथि उपस्थित नहीं होती। इसका मतलब सीधी सी बात है, ना ही ग्रसनी में और ना ही ग्रसिका में किसी भी प्रकार का पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रसिका जो है ये एक लंबी नलिका रूपी संरचना है जो ग्रसनी से प्रारंभ होती है और आमाशय पर समाप्त होती है। ये लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई की नलिका है जो डायफ्राम को भेद कर, यानी डायफ्राम के बीचों बीच छिद्र द्वारा ये पहुंच जाती है आमाशय तक। डायफ्राम एक ऐसी संरचना है जो हमारी वक्षीय गुहा और उदर गुहा को क्या करता है? भिन्न भिन्न करता है, यानी उन दोनों के बीच में एक अनुप्रस्थ पट बनाने का कार्य करता है। तो उसी डायफ्राम को भेद कर यह वक्षीय गुहा से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है जहां पर आमाशय उपस्थित होता है। ये जो ग्रसिका है इसमें कोई पाचक ग्रंथि नहीं है, परंतु इसकी संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ग्रसिका की हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर अर्थात ऊतकीय संरचना का अध्ययन भी किया जाता है। यहाँ आपके बगल में एक चित्र बना हुआ है, ये ग्रसिका की ऊतकीय संरचना है, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। अगर ग्रसिका का अनुप्रस्थ काटा जाए तो हमें इस प्रकार की एक संरचना दिखाई देती है। इस संरचना में बाहर से भीतर की ओर ग्रसिका की भित्ति में 4 स्तर पाए जाते हैं। 4 स्तरों में से सबसे बाहरी स्तर कहलाता है सिरोसा स्तर। किसी भी अंग का सबसे बाहरी जो स्तर होता है वो थोड़ा मजबूत होता है, संरचनात्मक दृष्टि से स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि सबसे बाहरी स्तर संपूर्ण आहार नाल की या ग्रसिका की सुरक्षा का कार्य करता है और सुरक्षात्मक स्तर को हमेशा ही मजबूत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसलिए जो सिरोसा स्तर है पूरी भित्ति का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे हार्डेस्ट स्तर होता है। सिरोसा स्तर जो है ये बना होता है विसरल पेरिटोनियम का और सुरक्षात्मक कवच का कार्य करता है। अर्थात ग्रसिका ही नहीं, संपूर्ण आहार नाल की अगर सुरक्षा का कार्य है तो वो सिरोसा स्तर का है। नेक्स्ट, अगर बाहर से भीतर की तरफ चलते हैं तो दूसरा स्तर हमारे पास आता है पेशी स्तर। पेशी स्तर मोटा स्तर है जो आघातों से सुरक्षा का कार्य भी करता है। साथ ही जब आहार नाल में से भोजन गुजरता है तो उस समय भीतरी दबाव पड़ने से या भोजन का दबाव पड़ने से आहार नाल क्षतिग्रस्त ना हो जाए, उसकी सुरक्षा का स्तर भी पेशी स्तर का बना होता है। अब यहाँ पेशी स्तर देखा जाए तो ये 2 लेयर्स का बना है। इस पेशी स्तर में बाहर की ओर पाई जाती है अनुदैर्घ्य पेशी और भीतर की तरफ एक स्तर होता है वर्तुल पेशी का। वर्तुल अर्थात वृत्ताकार पेशी, अनुदैर्घ्य अर्थात लंबवत पेशी। तो इस प्रकार 2 पेशियां मिलकर इस पेशी स्तर का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं।
ये जो पेशी स्तर है ये निगलन की क्रिया के समय, जिसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं अंग्रेजी में, उस निगलन की क्रिया के समय बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये इस प्रकार की क्रिया को संपादित करता है कि जब भोजन मुख गुहा से और आमाशय की ओर जाता है, यानी निगलन की क्रिया होती है, तो ये भोजन वापस मुख गुहा की ओर ना आ जाए, वापस मुख गुहा में ना प्रवेश कर जाए। इस क्रिया को रोकने का और भोजन को आमाशय की ओर धकेलने का जो कार्य है वो इन दोनों पेशियों के साथ साथ संपादित किया जाता है। इसमें जो वृत्ताकार पेशी हैं वो तो भोजन को पुनः मुख गुहा में आने से रोकती हैं, एक बैरियर का काम करती हैं, और जो अनुदैर्ध्य पेशियां हैं ये लगातार भोजन को आमाशय की ओर धकेलती हैं। तो इस प्रकार निगलन की क्रिया को संपन्न ये पेशियां करवाती हैं। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं इसको। उसके पश्चात चलें तो बाहर से भीतर की ओर जो तीसरा स्तर है वो कहलाता है अधश्लेष्मिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सबम्यूकोसा। ये जो सबम्यूकोसा स्तर है ये दोस्तों वास्तविकता में एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतक है। और आप सभी को पता है कि संयोजी ऊतक एक ऐसा ऊतक है जिसमें बहुत सारे तंतु, रक्त वाहिनियाँ, तंत्रिकाएं ये सब वितरित होती हैं। किसी भी अंग को दोस्तों लगातार ऑक्सीजन, भोजन और सभी प्रकार की तंत्रिकीय संवेदनाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो हर एक अंग में तंत्रिकाएं, रक्त वाहिनियाँ और इन सब का वितरण होता है। आहार नाल के अंदर इसका वितरण अधश्लेष्मिका में पाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे कोलेजन तंतु, बहुत सारे इलास्टिन तंतु, रक्त वाहिनियाँ और तंत्रिकाओं का वितरण पाया जाता है, अर्थात एक संयोजी ऊतक से बना हुआ स्तर है। सबसे भीतरी स्तर अगर देखा जाए आहार नाल का तो वो कहलाता है श्लेष्मिका। श्लेष्मिका अर्थात म्यूकोसा स्तर। इस स्तर के अंदर श्लेष्म कोशिकाएं पाई जाती हैं और आप समझते हैं श्लेष्म कोशिकाएं जो हैं श्लेष्मा स्रावित करती हैं। श्लेष्मा एक चिकना पदार्थ होता है जो इस आंतरिक सतह जिसमें से भोजन गुजरेगा उसे चिकना बना देता है ताकि भोजन आसानी से फिसल कर आमाशय में पहुंच जाए। सबसे भीतर की ओर ये ल्यूमेन है, जिसे आप आहार नाल की अवकाशिका या ग्रसिका की अवकाशिका भी कह सकते हैं। और यहाँ से होकर ही भोजन भीतर की ओर क्या करता है, गमन करता है, यानी कि आमाशय तक पहुँचता है। तो इस प्रकार इस ग्रसिका की ऊतकीय संरचना में बाहर से भीतर की ओर क्रमशः 4 स्तर हैं। सबसे बाहर सिरोसा स्तर मजबूत आवरण के रूप में विसरल पेरिटोनियम से बना है। उसके पश्चात पेशी स्तर 2 प्रकार की पेशियों से बना है। बाहर की तरफ अनुदैर्ध्य पेशियाँ, भीतर की ओर वर्तुल पेशियाँ। निगलन के समय काम आता है और आहार नाल को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। तीसरा स्तर अधश्लेष्मिका है। अधश्लेष्मिका जो स्तर है यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है और ये हमारे पास तंत्रिका तंतु, रक्त वाहिनियाँ और बहुत सारी अन्य कोशिकाओं का वितरण करता है। इसके पश्चात होता है श्लेष्मिका यानी कि म्यूकोसा। ये श्लेष्मीय कोशिकाओं का बना होता है और यहाँ से श्लेष्मा स्रावित करने के और इस पूरी की ग्रसिका को चिकना रखा जाता है। और अंत में अवकाशिका जिससे होकर भोजन निकलता है, ल्यूमेन। तो इस प्रकार ये ग्रसिका है। ग्रसिका डायफ्राम को भेद कर चूंकि पहुँचती है आमाशय अंदर, आमाशय तक पहुँचती है। तो अब पढ़ते हैं अगला भाग जो आपका आहार नाल का है वो है आमाशय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टमक। ये इस प्रकार से ग्रसिका नीचे की ओर आई है। 25 से 30 सेंटीमीटर की नलिका रूपी संरचना है और ये खुल जाती है एक इस प्रकार की थैलेनुमा संरचना में, जिसको कहा जाता है आमाशय। ये जो आमाशय है ये एक चौड़ा थैलेनुमा भाग है। पेशीय संरचना है, थोड़ा मोटा होता है क्योंकि मुख गुहा के बाद जो चबाया हुआ भोजन है वो संपूर्ण भोजन आमाशय में ही पहुंचेगा और वहां पर इसका पाचक रसों के साथ मंथन किया जाएगा। इस आमाशय के 3 भाग होते हैं। प्रारूपिक रूप से ये वाला जो भाग है एक भाग,
ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। तो ये भाग नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड एंड ये नंबर थर्ड। इधर देखिए, जो आपका पहला भाग है उसे कहते हैं कार्डियक भाग, हिंदी में बोलते हैं जठरागमी भाग। जठर, जठर शब्द आमाशय के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो जठरागमी अर्थात जठर में आगमन होने वाला, अर्थात वो भाग जहां से भोजन इस जठर अर्थात आमाशय में प्रविष्ट होता है। यहां पर अगर देखें तो इस प्रकार का एक छोटा सा भाग है जहां से मुख गुहा में चबाया हुआ लार मिश्रित भोजन ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में प्रवेश करता है। यह प्रारंभिक भाग होता है। इस जठरागमी भाग के प्रारंभन स्थल पर, अर्थात या कहें ग्रसिका और आमाशय के संयोजन स्थल पर एक कपाट पाया जाता है। उस कपाट को बोलते हैं कार्डियक कपाट। और ये जो कार्डियक कपाट है ये सामान्यतः एक दिशीय होता है। एक दिशीय को बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, अर्थात भोजन ग्रसिका से होकर सीधा आमाशय में ही प्रविष्ट होता है। ये आमाशय से वापस कभी भी ग्रसिका में नहीं जा सकता, अर्थात ये कार्डियक कपाट एक दिशीय ही कार्य करता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। इसके बाद जो आपका सेकंड भाग है ये आमाशय का चौड़ा तथा मुख्य भाग होता है। इसको बोलते हैं फंडस भाग। ये मुख्य भाग है। मुख्य इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि ये चौड़ा भाग है और लगभग जो पाचन की क्रिया है वो इसी भाग में संपन्न होती है। अब ये जो तीसरा भाग है ये भाग कहलाता है आपके जठर निर्गमी भाग। और ये जो जठर निर्गमी भाग है इसे इंग्लिश में कहा जाता है पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक भाग। ये भी छोटा सा भाग है। ये इस आमाशय के पश्चात इस भोजन को बाहर भेज देता है और ये अगले भाग में निर्गमित हो जाता है जिसे कहा जाता है ग्रहणी, और ग्रहणी है आंत्र का भाग। अगर हम इस अंतिम भाग को देखें तो यहां पर भी आमाशय और ग्रहणी का संयोजन स्थल है और यहां पर भी एक कपाट उपस्थित होता है। इस कपाट को बोलते हैं पाइलोरिक कपाट। इस कपाट को बोलते हैं पाइलोरिक कपाट। ये जो पाइलोरिक कपाट है ये इस पाचन के पश्चात, यानी कि जो आमाशय में पाचन की घटना होगी उस आमाशय में पाचन की घटना के पश्चात इस भोजन को ग्रहणी की ओर अग्रसर कर देता है। यहां पर यह भी कपाट किस प्रकार का है? एक दिशीय कपाट है। एक दिशीय अर्थात पाचन के पश्चात आमाशय से जो भोजन है वो केवल और केवल ग्रहणी में जाएगा। ग्रहणी से कभी भी भोजन वापस किस ओर? आमाशय की ओर नहीं आएगा। तो ये दोनों ही कपाट एक दिशीय कार्य करते हैं। अब कई बार छात्रों के मन में प्रश्न उठता है कि सर आपने कहा कि ये दोनों कपाट एक दिशीय हैं, तो इस प्रकार तो कभी वमन यानी कि वॉमिटिंग अर्थात उल्टी की घटना होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा संभव है दोस्तों। ये जो कपाट है सामान्य तौर पर एक दिशीय है, परंतु यदि भोजन का स्तर बहुत अत्यधिक हो जाता है अथवा आहार नाल की गतिशीलता अनियमित हो जाती है या कोई डिजीज कॉजिंग स्थिति हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो कार्डियक कपाट है ये अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाता है और ऐसी स्थिति में आमाशय में जो भरा हुआ भोजन है वो आमाशय में भरा हुआ भोजन पुनः ग्रसिका में चला जाता है और ग्रसिका ग्रसनी से होता हुआ मुख गुहा से बाहर निकल जाता है, जिसे आप कहते हैं वमन। तो इस प्रकार ये एनाटॉमिकल जो क्लास है उसके अंदर आप पहुंच गए हैं स्टमक तक। और स्टमक यानी कि आमाशय से आगे का संपूर्ण भाग
यानी शेष बची संपूर्ण आहार नाल कहलाती है आपके आंत्र। अर्थात अब जो शेष बचा भाग है वो आंत्र का है। आपको मैंने प्रारंभिक अवस्था में बताया था कि आंत्र की जो लंबाई है वो लगभग 8 मीटर की है और 8 मीटर की आहार नाल में लगभग 7 से 7.5 मीटर की जो लेंथ है वो केवल और केवल आंत्र के द्वारा कवर की जाती है और बाकी का भाग, ये जितना भी आपने मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका पढ़ा है, ये बाकी का भाग ओनली 0.5 मीटर का एरिया कवर करता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि आंत्र जो है वो आहार नाल का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य भाग है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अपन लास्ट की संपूर्ण आहार नाल अर्थात आंत्र वाला भाग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।